सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 हिंदी के व्याकरण आनंद भाग 8 के पाठ 18 विराम चिन्ह का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह पेज नंबर 157 पर है। सभी बच्चे पुस्तक निकाल लें और आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आपकी स्क्रीन पर अल्प विराम और विराम चिन्ह आदि के निशान चिन्ह नज़र आ रहे हैं। विराम चिन्ह क्या है? जब हम भाषा के द्वितीय भेद लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा को लिखने के दौरान कहाँ पर यति विराम आदि लेना है, कहाँ कितना ठहराव होना है, इनके लिए हमने चिन्हों का प्रयोग किया है। कहाँ हमारा वाक्य पूर्ण होता है, कहाँ अल्प विराम होता है, कहाँ अर्ध विराम होता है। इन सब को दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह जैसे हमने आंग्ल भाषा में प्रयोग किए हैं वैसे ही हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। ज्यों का त्यों चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। चिन्हों में कोई बदलाव नहीं है। एक वाक्य के द्वारा मैं अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सभी बच्चों ने सुना होगा, मारो मत जाने दो, अर्थात मारो के बाद कामा या अल्प विराम है और मत जाने दो अर्थात इसका मतलब हुआ कि सामने वाले को मार ही डालो, मत जाने दो। जबकि दूसरे वाक्य जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मारो मत जाने दो, मारो मत के बाद कॉमा है और उसके बाद जाने दो। इसका मतलब हुआ कि सामने वाले को मारो मत, उसको जाने दो, लीव हिम, उसे छोड़ दो, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। इस प्रकार से एक छोटा सा कॉमा ये बता सकता है कि हमारी कहाँ पर गलती है और हम अर्थ का अनर्थ लिख सकते हैं। हमारी बातों में हिमालयन ब्लंडर जितनी मिस्टेक भी हो सकती है। इसलिए इन अल्प विरामों का बहुत महत्व है और भाषा में प्रत्येक जगह इनका प्रयोग आपको आना चाहिए। विराम का मतलब ठहराव, रुकना होता है। विराम के द्वारा हम वाक्य में ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर कितना रुकना है। विराम का फ़ायदा क्या होता है? विराम का फ़ायदा ये है कि इससे हम अपने भाव को सही ढंग से प्रकट कर पाते हैं, स्पष्ट कर पाते हैं। साथ ही साथ हमारे भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। हमारी भाषा प्रगाढ़ और समृद्ध बनती है। हम अपने बात को सही ढंग से प्रकट कर पाते हैं। आपकी पुस्तक में लगभग 12 विराम चिन्ह दिए हुए हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं: पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मय सूचक या संबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, हंस पद और संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। और मेरी जो स्क्रीन पर है ये लगभग 18 चिन्ह हैं: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोप चिन्ह, पदलोप चिन्ह, पुनरुक्त चिन्ह, विस्मरण या त्रुटिपूरक चिन्ह जिसे हम हंस पद चिन्ह भी कहते हैं, दीर्घ उच्चारण चिन्ह जिसे हम प्लुत भी कहते हैं, तुल्य सूचक चिन्ह जिसे हम बराबर भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह जिसे हम डैश भी कहते हैं। ये सारे चिन्ह हैं। इन चिन्हों का कहाँ कहाँ पर कब कब प्रयोग किया जाना चाहिए ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। ये सब सीख जाने के बाद हम संवाद लेखन, पैराग्राफ लेखन, अनुच्छेद लेखन, वार्तालाप आदि लेखन में प्रवीण हो पाएंगे।
आइए देखते हैं कि एक एक करके इनके बारे में हम क्या सीख पाते हैं। आपकी पुस्तक में सबसे पहले पूर्ण विराम दिया हुआ है, तो हम पूर्ण विराम को पढ़ते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम एक डंडे के रूप में होता है। किसी वाक्य को पूर्ण करने के बाद, फुल स्टॉप करने के बाद वहाँ पर उसके चिन्ह के रूप में एक खड़ी पाई के रूप में हम डंडा सा लगाते हैं, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, श्याम खाना खाता है, हम तुम और वह मैदान में खेलने जाएंगे आदि वाक्य पूर्ण वाक्य हैं। और इन वाक्यों को अगर हम जब तक पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे ये अधूरे रहेंगे, तो पूर्ण विराम लगाना ज़रूरी है। पूर्ण विराम के बगैर ये वाक्य अधूरे हैं, इसलिए प्रत्येक छात्र को पूर्ण विराम का प्रयोग पता होना चाहिए। और 8वीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूर्ण विराम का प्रयोग जानते हैं, प्रयोग करते हैं, परंतु हम इसको अगर और समझ लें तो ज़्यादा बेटर है। वाक्य की पूर्णता पूर्ण विराम के बगैर अधूरी है। अगला दूसरा आपकी पुस्तक में दिया हुआ है अर्धविराम। अर्धविराम आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। और अर्धविराम अर्थात पूर्ण विराम से थोड़ा कम ठहराव, थोड़ा कम विश्राम है। यह है समानाधिकरण वाक्यों में। समानाधिकरण का अर्थात दो वाक्य एक ही क्षमता के हों तब उनमें अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी नहीं रहे, वे अमर हो गए। अगला तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम को ही हम कॉमा कहते हैं। अल्प विराम को अंग्रेजी में कामा कहते हैं और ये बहुत ही छोटी, जैसे राम, श्याम और गीता बहुत अच्छे मित्र हैं, तो राम कॉमा श्याम और गीता बहुत अच्छे मित्र हैं। तो किसी भी भेद को बताने के लिए, थोड़े से ठहराव के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। शब्द जोड़ों को अलग करने के लिए उपवाक्य के मध्य विशेषण आने पर, पत्र में अभिवादन आदि के बाद, शब्द की आवृत्ति या वाक्यांश की आवृत्ति के बाद, या हाँ या ना संबोधन या डिग्री आदि को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तीसरा, इस तरीके से चौथे में आते हैं। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह आपकी किताब में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन में भी दिख रहा है। किताब में आप जैसे आंग्ल भाषा में लगाते हैं वैसे ही हिंदी भाषा में हमने विराम चिन्हों को यथावत स्वीकार किया है। जैसे हमारे विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा में है वैसे ही विराम चिन्ह हमारे हिंदी भाषा में है, इसलिए छात्रों को दुविधा नहीं होनी चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे घर कौन आया, मैं कब बाज़ार जाऊँ, तुमने कितना खाना खाया, तुम कैसे हो। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, तभी ये वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध और उत्तम होते हैं। अगला पांचवा है विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह हर्ष, शोक, विषाद आदि भावों के साथ लगाए जाते हैं। कभी कभी विस्मय बोधक चिन्ह संबोधन के लिए भी प्रयोग किया जाता है और कभी कभी विस्मय बोधक चिन्ह को हम इन्वर्टेड कामाज में भी प्रयोग करते हैं। अर्थात हम विस्मय बोधक चिन्ह लिखना चाहते हैं, जाहिर करना चाहते हैं, परंतु वह स्पष्ट रूप से नहीं लिखना चाहते, तब हम इसको कोष्ठक में भी प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह में भी कोष्ठक में प्रयोग किया जाता है। अर्थात वो होता तो प्रश्न है मगर हम उसको प्रश्न की तरीके से नहीं मानते, उसको व्यंग्य के रूप में लेते हैं। छठवां, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह। राम और श्याम, घर और बाहर, सुख दुख आदि शब्दों को जोड़ने में, जिसे द्वंद्व समास में भी हम इसको प्रयोग करते हैं, शब्दों को जोड़ने में, संयोजन करने में इनका काम आता है।
वहाँ पर योजक चिन्ह की उपयोगिता होती है। तुलना करने में, युग शब्दों को जोड़ने में, द्वित्व आदि के प्रयोग में इन सब का प्रयोग होता है। अगला चिन्ह है हमारा निर्देशक चिन्ह, जिसको हम डैश के द्वारा भी बताते हैं। तो किसी बात को लिखने में, उद्धृत करने में, उदाहरण करने में, व्याख्या करने में हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह और डैश चिन्ह में, योजक चिन्ह में क्या फ़र्क है? योजक चिन्ह से 2 गुना बड़ा, 2 गुना बड़ा, योजक चिन्ह से 2 गुना बड़ा निर्देशक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है। योजक चिन्ह 2 शब्दों में जुड़ाव या तुलना आदि को जाहिर करता है, परंतु योजक चिन्ह निर्देश को, आगे कही हुई बात को इंगित करने के लिए, बताने के लिए जाहिर करता है। इस प्रकार से निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हम व्याख्या के लिए, नाम बताने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, कथन उद्धृत करने के लिए, उदाहरण के लिए प्रयोग करते हैं। अब आगे आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कामा चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उद्धरण चिन्ह के प्रयोगों से हम बिना घालमेल किए, बिना मिलावट किए वक्ता की बात को ज्यों का त्यों प्रकट करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा, या गांधी जी की शिक्षा है, डैश इन्वर्टेड कामा, सदा सत्य बोलो, इन्वर्टेड फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज। अगला है विवरण चिन्ह। हेडिंग्स के साथ कोई विवरण देना चाहें, कोई वर्णन देना चाहें, कोई बात विस्तार से बताना चाहें, व्याख्यायित करके बताना चाहें, तो 2 बिंदु के बाद निर्देशक चिन्ह को हम लगाते हैं। उसे हम विवरण चिन्ह या निर्देश चिन्ह भी कहते हैं। ये निर्देश के लिए होता है, परंतु 2 बिंदु पहले लग जाने से ये होता है कि आगे इसका आदेश या विवरण हो रहा है, ठीक है। और इसमें आगे वो बात पूरी की पूरी कही जाती है, आधी अधूरी नहीं कही जाती है। उदाहरण के साथ दे करके पूरी की पूरी बात कही जाती है। अगला आता है कोष्ठक। कुछ बातों को हम छुपा करके कहना चाहते हैं, स्पष्ट नहीं कहना चाहते हैं, स्पष्टीकरण छुपा लेना चाहते हैं, वहाँ पर हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, परंतु कोष्ठक के अंदर हम उसका स्पष्टीकरण जाहिर कर देते हैं। जैसे आपके पास अपना काम पूरा करने के लिए 3 दिन हैं, आपके पास अपना काम करने के लिए कामा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कामा बंद 3 दिन हैं, ठीक है। तो जब हम कोई बात पूरी की पूरी नहीं कहना चाहते, तब हम इन्वर्टेड कोष्ठक का, ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं देता हूँ जो आपकी पुस्तक में है। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, और 4 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं उनको इन्वर्टेड कामाज के अंदर दर्शाया गया है। अगला है हंस पद। हंस पद, किसी वाक्य को लिखते वक्त हमसे कोई त्रुटि हो जाए, कोई भूल हो जाए, कुछ लिखना हम छूट जाए हमसे, तब हम वहाँ पर हंस पद, तीर का निशान, लैम्डा चिन्ह लगा करके वहाँ पर हम उसके ऊपर वाली लाइन में या नीचे वाली लाइन में शिरोरेखा के ऊपर जहाँ पर भी हमें स्थान मिलता है वहाँ पर हम लिख देते हैं उसको। त्रुटिपूरक चिन्ह, हंस पद चिन्ह, विस्मरण चिन्ह, लैम्डा चिन्ह, एरो मार्क करके कुछ भी हम कहते हैं, और वो सिर्फ भूल सुधार के लिए, भूल चिन्हित करने के लिए है। इससे संबंधित 2 वाक्य आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। एक है आज दिन भर तेज होती रही। क्या तेज होती रही? वर्षा। तो वहाँ पर हंस पद से दर्शाया गया है कि वहाँ
वर्षा तेज होती रही। अगला है संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं, जो एक बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, मगर उस बिंदु के बीच में जगह रहनी चाहिए। संक्षेपीकरण में या संक्षिप्तीकरण में या शॉर्ट फॉर्म में लिखते वक्त हम इस लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी डिग्री का नाम लेना है, किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म है, किसी दफ्तर का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम अपने विद्यालय का नाम सेंट पॉल हाई स्कूल, तो सेंट पॉल का एस, हाई स्कूल का एच, और सेंट पॉल हाई SPS, सेंट पॉल हाई स्कूल। इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब आपकी पुस्तक में जो 12 चिन्ह दिए थे वो तो लगभग समाप्त हो गए हैं। इस पुस्तक में जो अलग से चिन्ह दिए हुए हैं वो हम आपको बता देते हैं। जैसे रेखांकन चिन्ह, अंडरलाइन चिन्ह, किसी चीज़ का हम रेखांकन करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर उदाहरण बनाना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को हेडिंग के रूप में जाहिर करना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम रेखांकन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नीचे से 18वां निर्देशक चिन्ह मैं आपको बता चुका हूँ। तुल्यता सूचक चिन्ह, इक्वल मार्क या बराबर का निशान। किसी चीज़ को किसी के बराबर बताना है तो हम इक्वल का निशान लगाते हैं। प्लुत का चिन्ह जो दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जैसे राम, इधर आओ, तो आओ देर तक बोलेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि उच्चारण के लिए 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा, 3 मात्रा या उससे अधिक की मात्रा के लिए प्लुत का प्रयोग किया जाता है। तो दीर्घ उच्चारण के लिए हम प्लुत का प्रयोग करते हैं। यह प्लुत 2 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो एस के फॉर्म में या हिंदी के 3 के रूप में। विस्मरण चिन्ह पढ़ चुके हैं। पुनरुक्ति चिन्ह या उद्धरण चिन्ह इसी को कहते हैं। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह है और पदलोप चिन्ह, डॉट 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 करके हम कुछ बातें हैं नहीं लिखते हैं। हम ये समझते हैं कि सामने वाला हमारी कही हुई बात पे मतलब निकाल लेगा, उसे समझ लेगा। ज्यों का त्यों हम नहीं लिखते हैं, कुछ बात लोप कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो लोप चिन्ह 3 डॉट के द्वारा हम यहाँ दर्शाते हैं। अवतरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह, ये देखो दोनों आप पढ़ चुके हैं। योजक चिन्ह पढ़ चुके हैं, कोष्टक चिन्ह पढ़ चुके हैं। इसके बाद है विस्मयादिबोधक, उपविराम, अल्प विराम, अर्धविराम आदि पढ़ चुके हैं। अल्प विराम में यहाँ कॉमा होना चाहिए, कॉमा नहीं लगा हुआ है, ये इसमें भूल है और इसको हम कॉमा समझेंगे। इस प्रकार से हमने आज सभी विराम चिन्हों को पढ़ लिया है। अब हम कुछ एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और अपने एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले में है कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं और उन विराम चिन्हों के नाम आपने लिखने हैं। ये आप स्वमेव करेंगे। विराम चिन्ह को पहचानना, विराम चिन्ह का प्रयोग करना, विराम चिन्ह का उपयुक्त जगह प्रयोग करना हमें आना चाहिए। लाघव चिन्ह और अंग्रेजी का फुल स्टॉप दोनों में फ़र्क है। लाघव चिन्ह में बीच में स्थान जरूर रहेगा, जगह जरूर रहेगी, और लाघव चिन्ह शब्द के नीचे प्रयोग किया जाता है, बीच में नहीं। नीचे का मतलब नीचे की ओर, शब्द के नीचे नहीं। इस प्रकार से पहला प्रश्न आप लोग खुद से करेंगे। दूसरा प्रश्न है नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्ह लगाओ। ये अभ्यास के द्वारा सीखने की बात है। मैं इसमें 3 वाक्यों को बताऊंगा और 3 वाक्य आप खुद से करेंगे। पहला वाक्य, सुख दुख तो आते जाते हैं। तो सुख और दुख दोनों योजक चिन्ह है, अधिकतर साथ आते हैं, एक दूसरे का उल्टा है, तो सुख और दुख के बाद योजक आएगा। सुख और दुख और आते जाते हैं, इनके बीच में भी योजक चिन्ह आएगा और पूरे वाक्य में अंत में पूर्ण विराम प्रयोग किया जाएगा। तो सुख योजक चिन्ह, दुख तो आते योजक चिन्ह, जाते हैं पूर्ण विराम। तीसरा है शेक्सपियर ने कहा, निर्देशक चिन्ह इन्वर्टेड कामा स्टार्ट या उद्धरण चिन्ह प्रारंभ, जीवन तो रंगमंच है पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कामा या उद्धरण चिन्ह बंद। तीसरा,
तुम कब आओगे, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह वाला वाक्य है, प्रश्न चिन्ह होना चाहिए इसमें। तो तुम कब आओगे और अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार मैंने 3 बताए हैं, 3 आप स्वमेव करेंगे। अगर किसी से त्रुटि होगी तो कक्षा कार्य की कॉपी जांचते वक्त मैं उसे निर्देश दे दूंगा। तीसरा प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यांश गद्यांशों में विराम चिन्ह लगाओ। इसका पहला और पांचवा जटिल लग रहा है मुझे। मैं इन पहला और पांचवा का बताऊंगा और मैं बालकों से अनुरोध करूंगा कि शेष प्रश्नों को खुद करें और जिससे आप सीखेंगे। और अगर कोई त्रुटि होगी तो कक्षा कार्य की कॉपी जांचते वक्त मैं आपको उस पर सुधार करके बताऊंगा। पहला है, शाम का समय था पूर्ण विराम। मैं वाक्य को सही ढंग से जो लिखना चाहिए वो बता रहा हूँ, बाकी शेष आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है। शाम का समय था पूर्ण विराम, पिताजी घर आए पूर्ण विराम। पिताजी ने महक को बुलाया और पूछा, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह प्रारंभ। बताओ तुमने आज क्या पढ़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह बंद। महक बोली, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह प्रारंभ। पिताजी संबोधन चिन्ह, मैंने आज मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी कफन पढ़ी। और यहाँ पर पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। पिताजी बोले, उद्धरण निर्देशक चिन्ह और इन्वर्टेड कामाच प्रारंभ अर्थात उद्धरण चिन्ह प्रारंभ। भाई वो तो बहुत मार्मिक कहानी है, इन्वर्टेड कामा फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड माने उद्धरण चिन्ह बंद। इस तरीके से इसको करेंगे। और पांचवा, मैं चाहता हूँ कि सभी बालक पांचवा अपनी मर्जी से पहले कर लें, उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ उसको सुने, जिससे क्या होगा कि आप अपनी त्रुटियों को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप मेरे लिखे हुए या मेरे बोले हुए को आप पहले ही समझ लेंगे तो आपकी त्रुटियाँ कहाँ पता चलेंगी। तो आपने पहली कक्षा से 7वीं कक्षा तक जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके तहत अगर आपसे कोई त्रुटियाँ होती हैं, कोई भूलें होती हैं, तो वो यहाँ पर सीख करके सुधार पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले कर लें 2 मिनट का वीडियो रोक करके, और फिर उसके बाद मैं इसको जो बताता हूँ उससे मिलान करें। हाँ, तो तीसरे का पांचवा विक्रम, ये है हमारा विवरण चिन्ह। और इसके बाद उद्धरण चिन्ह, भीमराज, संबोधन चिन्ह, आप क्या चाहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह बंद। इस तरीके से भीमराज के बाद विवरण चिन्ह के बाद इन्वर्टेड कामा या उद्धरण चिन्ह प्रारंभ, युद्ध, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कामा बंद। इस तरीके से इसको करेंगे। ये संवाद लेखन में आपको सिखाया जाता है, संवाद लेखन में ये आपको आना भी चाहिए। इस प्रकार से हमारा दूसरा और तीसरा संपूर्ण हुआ। अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की तरफ चलें। बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया हुआ है, मगर जो छात्र ऑनलाइन क्लास में उपस्थित नहीं थे उनके लिए मैं यहाँ से फिर से बताता चलता हूँ। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा के किस रूप में होता है। तो विराम चिन्हों का प्रयोग भाषा के लिखित रूप में होता है। मौखिक रूप में हम विराम चिन्हों के प्रयोग करते के लिए हाव भाव का प्रदर्शन करते हैं, विराम यति का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कुछ रुकने का चिन्ह उसमें नहीं होता है। तो ये लिखित भाषा में होता है। दूसरा पन्ना, विराम चिन्हों के प्रयोग से क्या होता है। तो विराम चिन्हों के प्रयोग से हमारे कथन में स्पष्टता आती है। तीसरा, अच्छा पहला दूसरा तीसरा है ही नहीं, चौथा है, शायद कोई त्रुटि रही होगी प्रिंटिंग में। चौथा प्रश्न है, लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो लाघव चिन्ह अर्थात संक्षिप्तीकरण का चिन्ह कहाँ प्रयोग करते हैं। तो आपके घ नंबर में वाक्य में शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पांचवा है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है किसी की बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसमें वो वाक्य ढूंढेंगे कहाँ है, किसी की बात ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसलिए उत्तर सही है। छठवां, हंस पद का प्रयोग कब किया जाता है। हंस पद या त्रुटि चिन्ह
या विस्मरण चिन्ह। कोई चीज़ हम भूल गए हैं तो उसे सुधार करके लिखने के लिए वहाँ लाघव चिन्ह या लैम्डा चिन्ह या एरो मार्क से हम करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। इसके लिए का नंबर सही है। वाक्य लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे लिखने के लिए हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। 7वां है विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है निर्देश के लिए। किसी बात को पूरा समझाने के लिए जो निर्देश दिया जाता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह में एक ही फ़र्क है। निर्देशक चिन्ह में ज़रूरी नहीं है कि सारी व्याख्या बताई जाए, सारी बातें बताई जाएं, परंतु विवरण चिन्ह में संपूर्ण विवरण दिया जाता है। तो अगर किसी बात का संपूर्ण विवरण दिया जा रहा है तो वहाँ विवरण चिन्ह लगाएंगे। उदाहरण स्वरूप कहा जा रहा है, बात का कुछ अंश कहा जा रहा है, तो वहाँ पर हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आप में 8वां आता है हर्ष, शोक, विषाद, आश्चर्य संबोधन के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए आपका घा विकल्प सही है। 8वां, अच्छा यहाँ पर भूल हुई है, 8वां 2 बार आया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 8वें को हम तीसरा मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेकंड या द्वितीय 8वां जो है, युग्म शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह लगता है, तो योजक चिन्ह लगता है या निर्देशक चिन्ह लगता है। तो मैंने बताया था कि निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है, योजक चिन्ह छोटा होता है, आधे का फर्क होता है। अगर हम दोनों को साथ साथ लिखें तो निर्देशक चिन्ह डबल होगा और योजक चिन्ह आधा होगा, और योजक चिन्ह 2 शब्दों के जोड़ने में या युग्म शब्दों में प्रयोग होता है तो योजक चिन्ह होगा। 9वां, उचित विराम चिन्ह के उदाहरण पर सही चिन्ह लगाओ। तो कौन सा विराम चिन्ह उचित रूप से प्रयोग किया गया है, तो आप देख रहे हैं कि 2 जगह निर्देशक चिन्ह, एक दो जगह विवरण चिन्ह प्रयोग किया गया है, एक जगह इन्वर्टेड कामाज में प्रयोग किया गया है और एक जगह ब्रैकेट में प्रयोग किया गया। मगर आप अगर पीछे पलट के देखेंगे अपने पाठ में तो कितने वचन होते हैं, 2, और 2 वचनों के मतलब बात पूरी हो गई। हिंदी में 2 वचन होते हैं और 2 कौन से हैं, एक वचन और बहुवचन, माने पूरी बात बताने के लिए वहाँ पर विवरण चिन्ह होता है। अगर आधी अधूरी बताई, थोड़ा बहुत समझाया, तब वहाँ निर्देशक चिन्ह होगा। तो ये पूरी बात हो गई, इसलिए वहाँ पर विवरण चिन्ह होगा। इसलिए इसमें उत्तर नंबर का सही है, का विकल्प सही है। 10वां और अंतिम प्रश्न है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उचित विराम चिन्ह के उदाहरण पर सही का निशान लगाइए। तुम फल क्यों नहीं खाते, यह विकल्प सही है। अब यह विकल्प कहाँ लिखा है, किस चिन्ह के साथ है, ये देखना है। तो क्यों लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो कितने वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह है ये हम खोजने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसे खोज पाए तो हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा गा नंबर का विकल्प सही है। इस प्रकार आज की डेट में छात्रों आपने विराम चिन्हों का प्रयोग सीखा, उसके अभ्यास की। एक बार पुनरावृत्ति के रूप में फिर से संक्षेप में आपको बताता हूँ। विराम चिन्ह अर्थात लिखित भाषा में ठहराव के उचित रूप को बताने वाले चिन्ह। इसका फ़ायदा क्या होता है, हमारी भाषा समृद्ध होती है, भाषा के भाव में प्रगाढ़ता आती है और हम अपने भाव को उचित ढंग से प्रकट कर पाते हैं, सही ढंग से स्पष्ट कर पाते हैं। उदाहरण सबसे संक्षिप्त और सबसे दमदार उदाहरण, मारो मत जाने दो, मारो मत जाने दो। आपकी पुस्तक में 12 विराम चिन्ह हैं और जबकि मैंने स्क्रीनशॉट में आपके लिए 18 विराम चिन्ह लेकर के आए हैं। इसमें से कुछ विराम चिन्ह ऐसे हैं जो शायद आप ना पहचानते हो, नहीं तो सभी विराम चिन्हों को आप पहचानते हैं, इसे अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। बस आज के पाठ के द्वारा हमने अपने ज्ञान का प्रगाढ़ीकरण किया है, स्मरणीकरण किया है
और उसको विस्तारीकरण किया, माने विस्तार से जाना है, जाने हुए को दोबारा याद किया है, याद किए हुए को और अच्छे ढंग से सीखा है। इस प्रकार मैं आज के पाठ को समाप्त करता हूँ। किन्हीं छात्रों को अगर कोई समस्या हो इस पाठ से तो वह कक्षा के दौरान पूछ सकते हैं। और इसी के साथ सभी को अभिनंदन, सभी को दिन की बधाइयाँ। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय।